तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में। क्या? वास्तविक संख्या के बारे में। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है कि वास्तविक संख्या हमने पढ़ा है कक्षा 9 में, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये हमें सुना सुना सा लग रहा है। देखिए, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। मतलब कुछ संख्याएं हैं, इसको हम आर से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आर से निरूपित करते हैं। इसके बारे में हमने ये सुना है कि अगर कोई वास्तविक संख्या है, मतलब संख्या है तो कोई संख्या होगी जिसको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, यही बात हो सकता है। अगर वो वास्तविक संख्या है कोई, तो वो या तो परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा बात होता है। इसके अलावा एक और बात कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनेक वास्तविक संख्याएं होती है, अर्थात अनंत वास्तविक संख्याएं होती है। ये भी सुना सुना सा लग रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमने कक्षा 9 में इसके बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या अन्य संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है, जो संख्याएं होती है। पिछली कक्षाओं में भी, जैसे कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 7 में हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में चर्चा किया है और उन सभी को हम इस अध्याय में देखने वाले हैं कि वो संख्याएं क्या होती है। और जो वास्तविक संख्या है ना, इसको हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो हमने वहाँ पे केवल ये जाना था कि वास्तविक संख्या होती क्या है। यहाँ पे हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या का प्रयोग हमारे गणित में किस प्रकार से हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। कुछ प्रयोग को हम लोग कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या में देखने वाले हैं, इसलिए इस अध्याय का वास्तविक संख्या नाम है। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या की परिभाषा। हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें मिल जाए या परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो मैं क्या बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा और बता दीजिएगा कि परिमेय और अपरिमेय, मतलब परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह बनेगा, उस संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। किन किन संख्याओं का संग्रह? परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये संख्याएं क्या होती है, इसकी भी चर्चा हमने पीछे की है, लेकिन यहाँ हम सभी संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकृत संख्या के बारे में, क्योंकि हम प्रकृत संख्या ही सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये जो होता है प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या। उसके बाद हम आएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, फिर वास्तविक संख्या को एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे। उसके बाद इस अध्याय में जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसे n से निरूपित किया जाता है। और ये क्या होता है, जिनको पता है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको नहीं पता है वो भी मेरे साथ दोहराएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम कहते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याएं क्या होती है, अगर डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो जब हम गिनना शुरू करते हैं तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही गिनना शुरू करते हैं। तो यही लिख देते हैं 1 2 3 4 और गिनते चले जाते हैं 100 200 500 1000, जितना हम गिन सकते हैं वहाँ तक। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम गिन नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। उसको इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है। 8 को ऐसे उलट दीजिए इस प्रकार से, इसको हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं या अनंत बोलते हैं। तो अनंत तक गिनते चले जाएंगे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। इसमें 1001 भी आएगा, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और उनके आगे कुछ संख्याएं जोड़ के हम बनाएंगे, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ये हो गया प्राकृत संख्या। फिर दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। WHOLE, HOLE केवल नहीं, WHOLE। और इसका संकेत होता है W। क्या होता है? W। इसे W से निरूपित करते हैं। ये क्या होता है? इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्रकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है, जैसे कि 1 2 3 4 हमने गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या बोला, उस संग्रह में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं, जोड़ नहीं देते हैं मतलब शामिल कर देते हैं। जैसे हम गिनना शुरू करते हैं शून्य से, 0 1 2 3 और अनंत तक गिनते चले जाते हैं, जैसे हमने प्राकृत संख्या को गिना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, इतना समझ गए। आगे बताइए, आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर हम देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक के बारे में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स।
इंटीजर्स को हम आई से निरूपित करते हैं, या कक्षा 9 में एक चीज हमने और पढ़ा था कि कोई एक जर्मन शब्द था, क्या था, जेहलीन। जेहलीन जे से शुरू होता है, इसका मतलब ही पूर्णांक ही होता है, तो इसको हम जेड से भी निरूपित करते हैं। कहीं आपको जेड मिल जाए तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, जेड का मतलब पूर्णांक ही होता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर हम इसे आई से निरूपित करेंगे अगर संकेत रूप में दिया रहेगा तो, ठीक है, इंटीजर। अब क्या करते हैं, अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको कहा जाता है कि ऋणात्मक संख्याएं, जितनी ऋणात्मक संख्याएं हो सकती है वो धनात्मक संख्याएं और शून्य। अगर मैं कहूं, यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रकृत संख्याएं देखा ना, तो ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, इनके आगे प्लस का चिन्ह है। अगर कुछ नहीं है, अगर मैं यहाँ पे अगर केवल 1 लिखूं या 5 लिखूं या 100 लिखूं, तो इसका मतलब है कि +100, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से मैं माइनस का 1 लिख दूं तो ये ऋणात्मक संख्याएं हो जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में तो पता ही हमें। तो हम कहते हैं कि माइनस अनंत से, मतलब सबसे छोटी संख्या जितनी तुम मान सको ऋणात्मक में, या सबसे बड़ी संख्या तुम जितनी ले सको, गिन सको, उसको धनात्मक में, उसके आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं, यानी ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। वहां से शुरू करते हैं और गिनते हम कम करते आते जाते हैं और हम पहुंचते हैं, मान लीजिए कि -3 के पास, -2 के पास, -1 के पास, और -1 के बाद 0। फिर 1 0 के बाद हम गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3, और गिनते चले जाते हैं अनंत तक। इन संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि धनात्मक प्रकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्रकृत संख्याएं और शून्य, इसके संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने चौथे चीज पे। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पे। क्या, परिमेय संख्या पे। इनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और इसको हम क्यू से निरूपित करते हैं। इसका संकेत क्या होता है, क्यू। रेशनल को आर मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे संकेत का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। इसको हम क्यू से निरूपित करते हैं। और परिमेय संख्याएं होती क्या है, कहते हैं, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसको एक बार हम लिख लेते हैं, जैसे कि वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q, अब यहाँ पे ये भी समझेंगे कि P/Q क्या है। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q का जो मान है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में उदाहरण के रूप में बताइए कि परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हुआ। जैसे कि प्रकृत संख्याओं का अगर हमसे उदाहरण पूछ दिया जाए तो हम बता सकते हैं 1 2 या 5 या 10 या 20 या 100, कुछ भी जो हम गिनते चले जा सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं कि वो प्रकृत संख्या होती है। इसी प्रकार से हमसे पूछ लिया जाए कि पूर्णांक का उदाहरण दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ -5 या +5 या 0 या 1 या 100 या 1 लाख या 1 करोड़ या -1 करोड़, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं का क्या उदाहरण हो सकता है। तो देखिए, मैं कह दूं कि एक परिमेय संख्या है, तो क्या इसे आप मानेंगे, नहीं। ठीक है, मैं समझाऊंगा, अगर आपको पता है तो आप मान जाएंगे, लेकिन समझिए, हमने कहा परिभाषा में कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप का हो और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को अगर आप परिभाषा आपके ध्यान में है तो हम अगले पेज पे चलते हैं और आगे समझते हैं। मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं P का मान कुछ हो सकता है, कोई पूर्णांक अपने मन में ले लीजिए। P को हम ले लेते हैं -5, क्योंकि हमारे ध्यान में यही आ रहा है -5। ठीक है, और एक संख्या Q ले लीजिए जो 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी पूर्णांक हो जाए। जैसे कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं 7 ले लूँ, तो मैंने 7 ले लिया। तो एक संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी कि P/Q, P में Q से भाग दिया जा रहा है, इस प्रकार का हो, तो हम लिख देंगे -5/7। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से कोई भी आप एक संख्या बना सकते हैं जो P/Q के रूप में होना चाहिए,
जहां p और q पूर्णांक होने चाहिए और जो q का मान है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं क्या? ठीक है, हम लेते हैं माइनस का केवल 5। यहाँ पे -5/7 देखा था, यहाँ पे हम केवल माइनस का 5 लेते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं माइनस का 5 क्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय को हम क्यों लिख देते हैं, संकेत भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और पता करते हैं कि क्या जो माइनस का 5 है ये परिमेय संख्या है। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे रहेगा कि माइनस का 5 क्या है? अगर मैं परिमेय संख्या के अलावा पूछूं तो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृत संख्या है या एक पूर्णांक संख्या है? तो हम कहेंगे कि माइनस का 5 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि माइनस का 5 पूर्णांक संख्या में आता है। यहाँ -3 के बाद -4 और -5 कहीं होगा, आता है। ठीक है, ये एक पूर्णांक हो गया, एकदम बिल्कुल सही जवाब। अब इसको हम देखते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अब देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 5/1। अगर मैं कहूँ कि -5 को मैं 1 से भाग दे रहा हूँ तो माइनस का 5 ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसके मान में क्या फर्क पड़ता है। या मैं आपसे ये कहूँ कि किसी भी संख्या को अगर हम भिन्न रूप में बदल रहे हैं तो उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, बच्चा ये जानता है कि किसी संख्या के नीचे हर में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। लिख दिया भाई हमने। अब क्या करते हैं, इसको p/q के रूप में हम तुलना करते हैं। यहाँ पे p क्या हो जाएगा, p का मान -5 और q का मान क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। -5 एक पूर्णांक है हम जानते हैं और 1 भी एक पूर्णांक है। मजे की बात यह है कि दोनों पूर्णांक है। हमारी स्थिति परिमेय संख्या का परिभाषा के अनुसार तो मिल रही है। अब ये देखना है कि जो q का मान है शून्य के बराबर तो नहीं है, शून्य के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि q का मान क्या है, 1 है, जो शून्य के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बात तो सत्य है, या हम लिख सकते हैं कि हाँ माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम माइनस की 5 की बात समझ गए कि माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है, तो कोई भी एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा वो या तो एक माइनस चिन्ह होगा और कोई एक संख्या होगा, एक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इस रूप का होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि प्लस का a लिखा हुआ है, धनात्मक कोई संख्या है यानी कि वो पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होता है। भाई कोई भी धनात्मक संख्या लिखा होगा यानी पूर्णांक लिखा होगा, उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। और इसकी तुलना अगर हम p/q से करेंगे तो p भी एक पूर्णांक आएगा, q भी एक पूर्णांक आएगा और q का मान 1 है जो कि शून्य के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक बात है। अब हम थोड़ा पिछला पेज पे चलते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं ये सभी की सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में आ रही हैं। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। कक्षा 9 में ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो तो एकदम फ्रेशली भी जान सकते हैं, जिनको पता है उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये तो हम जान गए। आगे बोलिए, आगे क्या कहना चाहते हैं आप। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि शून्य से लेके अनंत तक ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं और सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ पूर्णांक संख्याओं में शामिल है यानी पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है कि नहीं होती है। ठीक है, ये भी समझ गए। आगे बोलिए। आगे बात यह है कि हम ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। इस बात में किसी को दिक्कत होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे हम कुछ प्रश्न भी करेंगे, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो मेरे उत्तर का इंतजार करेंगे, वहां पे इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं, क्या इसका कलर चेंज करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय होती हैं। ठीक है, सच बात है, होती हैं। इसी प्रकार से हमने क्या कहा कि सभी पूर्णांक भी परिमेय होते हैं। क्या होते हैं? सभी जो पूर्णांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? ये 3 चीजें हमने जान ली। अब ये प्रश्न सुनिए,
अब इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो सुनेंगे। कि मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि क्या एक पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकता है, आपका क्या उत्तर रहेगा ये आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, इस चीज़ को सुनिए। मैंने कहा कि एक पूर्णांक है, मान लीजिए कि -5 है या 5 है, दोनों पूर्णांक हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से कोई एक क्या प्राकृत संख्या हो सकता है। इसी प्रकार से अन्य पूर्णांक के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे -5 और 5 के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ, एक पूर्णांक प्राकृत संख्या हो सकता है। लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या होंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो प्राकृत संख्याएं तो होती है। शून्य को नहीं ले रहे हैं, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, इस बात को जान लीजिए। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो ध्यान रखेंगे। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्राकृत संख्याएं तो होती ही होती है, 1 से लेकर अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हो सकती है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा जा सकता है और परिमेय संख्या पे भी इस प्रकार के आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ज्यादा प्रश्नों की चर्चा नहीं करेंगे, ये चीजें हो गई। जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो वहां पे आपको प्रश्न मैं डाल दूंगा इस प्रकार का कि आप इस प्रकार के प्रश्न करिए। और भी ज़्यादा प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं क्विज करता रहता हूँ या मैं पीडीएफ डालते रहता हूँ या पोल भी मैं कराता हूँ, तो वहाँ पे आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आंसर जानने के लिए आप वहाँ पे कमेंट करिएगा कि इन चीज़ों को जो पीडीएफ वहाँ पे दिया रहेगा उनके बारे में आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको करके दूंगा। ठीक है, इसमें समझते हैं अब आगे की चीज़ों को। हमने ये चीज़ समझ लिया, परिमेय संख्या तक हमने समझ लिया, और हमने ये समझा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में। क्योंकि हमने अभी देखा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो हम अब क्या आते हैं? अपरिमेय संख्या पे आते हैं। आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, किन किन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। यहीं पे अगर मैं बोलूं कि हम सभी पूर्णांक को परिमेय बोल रहे हैं तो हम सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या भी तो बोलते हैं। तो मैं कहूं कि क्या एक वास्तविक संख्या है, तो कहेंगे कि हाँ है। क्या -10 एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ है। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। इरेशनल को हम आई से निरूपित नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही हम आई से निरूपण किसका कर रहे हैं? पूर्णांक का कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? हम परिमेय संख्या को क्यू से निरूपित करते हैं और क्यू के ऊपर सी लगा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू सी। और ये अपरिमेय संख्या का संकेत होता है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, इस चीज को समझिए। परिमेय संख्या के जैसे हैं इसको भी हम परिभाषित करते हैं और कहते ये हैं कि वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में निरूपित नहीं की जा सकती, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका उदाहरण दीजिए कि इसको हम कैसे कहेंगे। कौन सी ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं? देखिए, P/Q के रूप में उन संख्याओं को हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर मैं दशमलव प्रसार की बात करूं तो दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं: शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अशांत अनावर्ती होते क्या हैं? जैसे मान लीजिए कि 1.145454555 डैश डैश में लिखते चले जाऊं। इसका मतलब ये कि दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो ना तो अपने आप को दोहरा रही हैं और ना ही वो खत्म हो रही हैं। इसको हम लोग अनावर्ती बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग संख्या। ये क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। इस प्रकार से अनेक संख्याएं आप बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप ये भी बना सकते हैं कि 2.1200
1200 12000 डैश 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 या 12 डैश डैश डैश, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 के बाद 2 जीरो है, यहाँ पे 1 2 के बाद 3 जीरो है, यहाँ पे 1 2 के बाद यहाँ पे एक और जीरो बिठा लीजिए, 4 जीरो है, और इस प्रकार से 5 जीरो या कोई भी मान आ सकता है। जीरो के बाद यहाँ पे 1 भी हो सकता है, कुछ भी आ जाएगा, कब क्या मान आ जाएगा कोई ठीक नहीं होता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके अलावा जो रूट में संख्याएं होती हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि मैं कह दूं कि √5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इसके अलावा कह दूं कि मैं √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो आप कहेंगे कि किसी भी संख्या को हम रूट में ले लेंगे क्या वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी? जी नहीं, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो जाएंगी अगर वो रूट में रहेंगी। तो कौन सी संख्याएं होंगी जो रूट में रहेंगी तो हम उसे अपरिमेय कहेंगे? ध्यान दीजिए, देखिए मान लीजिए कि a एक संख्या है। क्या करते हैं हम, a को एक संख्या मान लेते हैं और a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, a एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको अगर हम रूट में लिखेंगे, रूट का a लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर a क्या है, a बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो रूट का a परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या चीज़ है, ये कौन सा नया शब्द आपने ला दिया? कोई नया शब्द नहीं है, आप इसको भी समझ जाएंगे। देखिए किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए कि हम a यहाँ पे कोई एक संख्या ले रहे हैं, उदाहरण के रूप में a को हमने ले लिया 16 है, तो 16 को अगर हम रूट में लिखेंगे तो रूट 16 हो गया। इसको मैं और समझाऊंगा आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, चिंता मत लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए। मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मज़ा नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक करिएगा और अपना कमेंट डाल के जाइएगा कि आपको क्यों मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रूट 16 को हम लिख सकते हैं रूट का 4 गुणे 4, या इसको हम लिख सकते हैं रूट का 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर। इस रूट का क्या मतलब होता है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट लगा हुआ है, जैसे कि a के ऊपर लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ a का घात 1/2, यही मतलब होता है रूट का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का घात 2 और इसका घात 1/2। करनी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 4 का घात 2 गुणे 1/2, ये कट जाएंगे, 4 का घात क्या आ जाएगा, 4 का घात 1 आ जाएगा, यानी कि इसको हम 4 लिख सकते हैं। अर्थात रूट 16 को हम 4 लिख सकते हैं। मतलब इसको अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि रूट का 16 को 4 गुणे 4, तो एक 4 बाहर आ जा रहा है। इतना लंबा अगर हमने समझा तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार में है तो वो एक बाहर आ जाएगा। जैसे 4 गुणे 4 2 बार में है तो एक 4 बाहर आ गया। तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। अभी हम पीछे चर्चा करके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम फिर से समझते हैं पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या को हम मानेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है कौन नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? इसकी भी पहचान हम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कोई भी एक संख्या लेते हैं, कोई भी आपके मन में अगर एक संख्या आ रहा है उसको लेंगे। यहाँ पे रूट में जो संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी, क्योंकि हमारे कक्षा 10 में धनात्मक की ही बात करनी है तो हम धनात्मक लेके चलेंगे। एक चीज़ है मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने नहीं बोला धनात्मक, यहाँ से हम समझ के चलेंगे कि धनात्मक संख्याएं होंगी। जो a होगा ये क्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगा, ये जो होगा धनात्मक होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई हमारे मन में एक संख्या आ रहा है, संख्या हम ले लेते हैं 3। अगर 3 को हम स्वयं से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा। तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमने क्या समझा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या का स्वयं से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या धनात्मक होनी चाहिए। जैसे अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या 9 गुणे 9 करेंगे तो 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल, 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का भी हम गुणा करेंगे खुद स्वयं के साथ, तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या समझें, इस चीज़ को मिटाते हैं और जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं उसको समझते हैं। हम अपरिमेय संख्या समझ रहे हैं, तो अपरिमेय में हमने क्या समझा कि यदि एक कोई भी संख्या है a, अगर वो रूट में है, धनात्मक होनी चाहिए, इस बात का ध्यान में रखेंगे। मैं मिस्टेक कर जा रहा हूँ, मैं अपने कथन को फिर से दोहराता हूँ। यदि a एक धनात्मक संख्या है और वो रूट के अंदर है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है,
अब एक और बात पे आते हैं, एक और चीज़ समझ लेते हैं। केवल यहाँ पे यही नहीं चलेगा कि केवल रूट में हो। रूट का मतलब क्या होता है? रूट ए का मतलब होता है 1/1/2। तो यहाँ 2 रहता है, यही 2 उसके ऊपर चला जाता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको और सरलतम रूप में लिखते हैं। अगर रूट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो करनी दिया हुआ है, ए कितनी बार है? 1 बार है, तो 1/1 और ये हो गया 2। इसको हम लिखते हैं 1/, ये 1, ये जो 1 है ऊपर चला गया और ये जो 2 है ये बट्टा 2 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इस प्रकार से लिखें कि 1/1/3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम रूट में लिखेंगे ऐसे 1/1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 के जगह पे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आपके मन में अनेक प्रश्न उठ सकते हैं, उनमें से मैं एक प्रश्न को चुनता हूं और आपको बताता हूं। जैसे कि अगर इस प्रकार से लिखा हो 1/2/3, इसका मतलब ये हो गया कि रूट ऐसे डालेंगे, 1/2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे। ये सभी करनी की चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। घात घातांक की चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है फिर भी हम समझते चलेंगे। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 3/2 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम रूट का चिन्ह लगाएंगे, ए को लिखेंगे, जो ऊपर वाला होता है ये जो 3 है ये अंदर वाले का घात है, यानी कि 1/3 और यहाँ पे 2 होगा। 2 को हम नहीं लिखते हैं, 2 को साइलेंट लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि 2 होता है। 2 के अलावा कोई भी अगर होगा वहाँ पे कोई भी संख्या होगी तो उसको हम लिख के चलते हैं, ठीक है। तो 1/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a गुणे a। तो यहाँ से 2 a में से 1 a बाहर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं a रूट का a। यहाँ पे a की जगह पे कोई भी धनात्मक संख्या होगी, ध्यान रखेंगे धनात्मक संख्या लेके चलेंगे। कक्षा 10 में हम धनात्मक ही लेके चलेंगे। इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं और एक और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर कोई संख्या है, अगर इस रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है और a लिखा हुआ है, अगर a पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन, यहाँ पे हमने पूर्ण वर्ग देखा, यहाँ पे हम पूर्ण घन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूर्ण घन की बात करेंगे। अगर पूर्ण घन नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, अगर पूर्ण घन है तो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यही दोनों पॉइंटों को मैंने फिर से दोहरा दिया है, वो भी पूर्ण घन के लिए। तो पूर्ण घन क्या होगा इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे, अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं। पूर्ण घन मतलब कि एक ऐसी संख्या, कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक संख्या हमने 3 लिया तो 3 को स्वयं से एक बार गुणा करना है, फिर एक बार गुणा करना है, यानी कि 3/3 होना चाहिए, तभी तो एक बाहर निकलेगा। यही पूर्ण घन होता है। तो ये चीज़ समझ गए। तो हम अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण क्या क्या लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं। आप पीछे जाके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अपने लिए एक लाइक ठोक दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिखा √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो 5 दिया हुआ है ये एक धनात्मक संख्या है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं √3 और यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। एक चीज याद करके चलिए कि हम पाई को क्या कहते हैं, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हम वृत्त की प्रश्नों को हल करने के लिए 22/7 लेके चलते हैं। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। फिलहाल याद रखिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएं, और पीछे हमने चर्चा की परिमेय संख्याओं के बारे में। इन दोनों संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। इन दोनों संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो फिर से हम अपना टॉपिक डालते हैं, क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या संख्याएं। अब देखिए, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से प्रत्येक परिमेय संख्या भी क्या हो सकती है? वास्तविक संख्या हो सकती है। इसी प्रश्न को हम उल्टा करके आपसे पूछते हैं कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछ लिए जाएंगे या 1 नंबर में पूछ लिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि इसका कारण दीजिए, औचित्य दीजिए, अपने आप को जस्टिफाई करिए कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो आप कहेंगे नहीं, तो क्यों नहीं होगा, इस बात को समझिए। हम अपना बहुत ही एक प्यारा सा कारण देंगे। क्या देंगे? हम कोई भी एक संख्या मान लेंगे, वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या होगी। जैसे कि हमने 2 मान लिया, यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। 2 एक परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। हम लिखेंगे कि 2 एक वास्तविक संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन
ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो भी हम अपना कारण ऐसे ही देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 की जगह पे कोई हम अपरिमेय संख्या लेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रूट का 2 एक वास्तविक संख्या है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, रूट का 2 एक वास्तविक संख्या है। तो जो कक्षा 9 में हमने चीज़ें पढ़ी थी, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इससे पहली चीज़ें प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उनके बारे में हमने सीख लिया। अब और कुछ चीज़ें सीखते हैं जो इस अध्याय में हम प्रयोग करने वाले हैं। क्या चीज़ें हैं, इसको देखिए। और कुछ संख्या के बारे में हमने सुना है, ऐसा सुना लग रहा है कि यार हमने सुना है कभी सम संख्या के बारे में। क्या, सम संख्या के बारे में। सम संख्या होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा की और इसकी पहचान की हम बात करें तो हम कहते हैं इसके बारे में कि वैसी संख्या जिन्हें अगर हम 2 से भाग दें तो वो पूर्ण रूप से कट जाएंगी। जैसे कि 4 ले लेते हैं, 4 एक सम संख्या है। क्यों कहेंगे कि ये सम संख्या है, इसको हम 2 से भाग दे के जांच करेंगे। हम 2 से जब इसको भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, ये कट जाएगा और इसका शेषफल 0 बच जाएगा। इसी प्रकार से कोई आप एक मन में संख्या सोचिए, जैसे कि हम सोच रहे हैं 24, तो 24 क्या एक सम संख्या है। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी हम जांच करेंगे। कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, जैसे कि 1006 लिखा हुआ है, तो क्या ये एक सम संख्या है, इसकी जांच करना है तो हम 2 से इसको भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो 2 5 10 कट जाएगा, 0 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा तो ऊपर से एक और 6 उतरेगा, 6 उतरेगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 2 3 6, यानी कि ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है 1006, ये एक सम संख्या है। इसी प्रकार से एक दूसरा हम संख्या सोचते हैं। दूसरा हमने एक संख्या सोचा 51 के बारे में। 51 क्या एक सम संख्या है कि क्या है, तो इसको हम 2 से भाग दे के जांच करेंगे। तो 2 से जब हमने भाग दिया इसको तो 2 दूनी के 4 हुआ, एक शेषफल बचा, फिर ऊपर से 1 उतरा तो 2 5 क्या हुआ, 10 हुआ। फिर देखा कि हमने यहाँ पे एक शेषफल बच गया, शेषफल 1 बच गया, तो इसको हम क्या कहेंगे। अगर शेषफल 1 बच जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलते हैं विषम संख्या। इसी के साथ साथ हमारा क्या आता है, विषम संख्या की कंसेप्ट आती है, विषम संख्या। इसको बोलते हैं हम ऑड नंबर, इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर परिभाषा की हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम 2 से भाग दें और वो पूर्ण रूप से ना कटे, उसका शेषफल 1 आ जाए, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। लेकिन कोई बच्चा यहाँ पे कह सकता है कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे दशमलव बिठाता हूँ, दशमलव बिठा के यहाँ पे 0 बिठाऊंगा, 2 5 10 करूंगा और शेषफल लो 0 आ गया। अब क्या, ये तो फिर सम संख्या हो गया? जी नहीं, सम संख्या का मतलब ये है कि 2 से पूर्ण रूप से कट रहा है, लेकिन वो दशमलव रूप में उसका भागफल नहीं आएगा। लेकिन हम कह सकते हैं विषम संख्या के साथ कि अगर किसी संख्या को हम 2 से भाग दे रहे हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, अर्थात शेषफल 1 आ रहा है, या वो भिन्न रूप में बच रहा है, या वो दशमलव रूप में जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो विषम संख्या और सम संख्या की पहचान हम कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जो इस अध्याय में भर भर के प्रयोग में हम लेने वाले हैं। एक संख्या है भाज्य संख्या और दूसरा संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। इनको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले यानी भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं और अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इसको इंग्लिश में भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, भाज्य संख्या के बारे में कहा जाता है कि वैसी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, वो संख्याएं, देखिए जैसे कि हमने सम और विषम की बात की, तो सम और विषम संख्याएं धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो उनमें से वो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। इसी प्रकार से हम भाज्य अगर अभाज्य की बात कर रहे हैं तो ये भी कोई प्रकृत संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, या पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो हम कहाँ थे, हम ये थे कि भाज्य संख्या के बारे में क्या कहा जाता है। भाज्य संख्या के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग लग जाती हैं। मतलब समझिए, जैसे कि 8 लिखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूं कि 8 एक भाज्य संख्या है, तो इसे प्रमाणित करना होगा कि कैसे ये भाज्य संख्या है, अपने आप को ये प्रमाणित करे कि मैं एक भाज्य संख्या हूं। तो इसको ले चलते हैं भाज्य संख्या के परिभाषा के पास। भाज्य संख्या का परिभाषा क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है, अगर हम उसको 1 से भाग दे रहे हैं तो भी कट जा रहा है, उसको स्वयं से भाग दे रहे हैं यानी 8 से भाग दे रहे हैं तब भी कट जा रहा है, और अन्य संख्याओं से भी भाग देंगे, कुछ संख्याएं हो सकती हैं ऐसी जिनसे ये कट जाए, तो देखेंगे कि 2 से अगर हम इसको काटें तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये 1 और स्वयं के अलावा 2 और 4 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं 7 को ले लेते हैं और पता करते हैं कि ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो हमने ले लिया यहाँ पे 7 को।
अब 7 को देखें तो ये 1 से काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, 7 से काटेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। अब देखते हैं कि क्या ये अन्य संख्या से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 3 6 2 चौका 8 नहीं कट रहा है। 3 से, 3 दूना 6 तितरी के 9, 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 से भी नहीं कटेगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जा रहा है। 5 से देखते हैं, 5 दूना का 10 हो जा रहा है, वो तो और ज़्यादा हो जा रहा है। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से तो कट ही रहा है, तो 2 ही संख्याएं हो रही हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कट रही हैं, किन से कट रही है, 1 और स्वयं से कट रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कटती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा है ना, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो वो इस रूप में विभाजित हो जाए, इस रूप में कर दें कि उसमें उसको और गुणनखंडित ना कर पाए हम। इसको आगे समझेंगे, बहुत मजे से समझेंगे, बहुत मजा आने वाला है इस अध्याय में। तो बने रहिएगा साथ में। बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी साथ में बने रहें तो उनके साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो उसको लाइक कर दिया कीजिए। अगर हो सकता है कि कोई वीडियो में मैं किसी चीज़ को अच्छे से ना समझा पाऊँ तो डिसलाइक करके बताइए कि आप यहाँ पे अच्छे से नहीं समझा पाए हैं, मज़ा नहीं आया। कृपया इस वीडियो में अच्छे से समझाइए कि जो चीज़ आप समझा रहे हैं मज़ा आए, तब हमें अच्छा लगेगा। तो आप लाइक करके बताएंगे कि अच्छा लगा और डिसलाइक करके बताएंगे कि हमें अच्छा नहीं लगा, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसी चीज़ को हम दोबारा तिबारा बता के आपको समझा के रहेंगे, कैसे भी करके हम आपको समझा के रहेंगे। चलिए हम मुद्दे से ना भटकते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं। और हमने यहाँ पे क्या समझा, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भी करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेके समझते हैं। 2 उदाहरण मेरे मन में आ रहे हैं, मैं उसको ले लूं, आप कहेंगे कि ले लीजिए। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं 29 और एक उदाहरण ले रहा हूं 27। इन दोनों संख्याओं के बारे में बताइए कि कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। परिभाषा पे गौर कीजिए और बताइए। वीडियो को पॉज करके बता दीजिए। अगर नहीं सोच पा रहे तो मेरे साथ साथ दोहराइए। मैं आपको बताता हूं कि कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। हम पहले 29 को चेक करते हैं। 29 को चेक करेंगे तो क्या होगा, इसको हम 1 से भाग देंगे तो 29 बार में कटेगा। और जब 29 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। ठीक है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कटेगा, हम कैसे पता कि ये 2 से नहीं कटेगा, इसके लिए आपको भाज्यता का नियम आना चाहिए। यहाँ पे भाज्यता का नियम होता है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको भाज्यता का नियम पता है तो आप तुरंत कर लेंगे कि कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो हमें पता है भाज्यता का नियम, तो हम जांच कर रहे हैं कि ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। अगर 2 और 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से जांच करते हैं। 7 दूना 14, 17 के 21, 7 चौका 28, एक 21 एक 28 आ रहा है। 28 एक कम आ रहा है और इसमें और 7 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो देखते हैं क्या ये 8 से कटेगा। 8 से भी, 8 दूना का 16, 8 तेरी का 24, 8 चौका 32 आ जा रहा है, जो कि ज़्यादा है 29 से, तो नहीं कटेगा। 9 से जांच करते हैं, 29 27 ही आ रहा है, यानी कि नहीं कटेगा 9 से भी। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 से भी नहीं कट रहा है। 12 से, जब 2 से, 3 से और 6 से नहीं कट रहा है तो 12 से कैसे कट जाएगा। इसी प्रकार से 13 से जांच करते हैं। 13 दूना 26 ही आ रहा है और 13 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 13 से भी नहीं कट रहा है। जब 2 से 7 से नहीं कट रहा है तो 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से कटेगा ही नहीं। 16 से, 16 दूना 32 ज़्यादा हो जा रहा है। इस प्रकार से अब 16 से नहीं कट रहा है तो 2 से गुणा करते जाएंगे किसी भी 16 से बड़ी संख्या में, तो कटेगा ही नहीं। यानी कि ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, तो ये कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब जांच करते हैं 27 की। 27 क्या एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, जांच करते हैं। 1 से भाग देंगे 27 बार में जाएगा, 27 से भाग देंगे 1 बार में जाएगा, यानी कि 2 चीज़ें आ गई। अब देखते हैं क्या ये 2 से कटेगा, तो हमें भाज्यता का नियम पता है, तो ये 2 से तो नहीं कटने वाला है, तो 2 से नहीं कट रहा है। 3 से जांच करते हैं, तो 3 से ये कट जाएगा। 3 9 27, यानी कि 3 से 9 बार में कट रहा है, तो 9 से भी कटेगा 3 बार में, 9 से भी कट गया। अब 4 से देखते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 17 के 21, 7 चौका 28, एक ज़्यादा आ जा रहा है। फिर 8 से देखते हैं, नहीं कटेगा। 9 से तो यहाँ पे कट रहा है, 9 से हो गया। 10 से नहीं कटेगा। 11 दूना 22, 11 3 33, 11 से भी नहीं कट रहा है। 13 से देखते हैं, 13 दूना 26, एक कम ही आ रहा है।
14 से 14 दूनी 28, 14 से कर रहे हैं 2 बार में गुणा तो ये 28 आ जा रहा है, यानी इससे ज़्यादा आ जा रहा है। तो 14 से ऊपर की संख्याओं से तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार में कटना होता तो 27 से ही कट रहा है एक बार में। अर्थात ये देख रहे हैं कि 4 संख्याओं से कट रहा है, 1 से, स्वयं से, 3 से और 9 से, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से कट रहा है। अगर केवल यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 3 से ही कटता, 9 से नहीं कटता, तब भी ये अपने और स्वयं के अलावा किसी से तो कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं कि भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपको पहले से पता है तो मजे की बात है, नहीं पता है तो आप समझ गए, और पता भी होगा तो आपको मजा आया होगा। मैं ऐसा तो अपने आप पे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। ठीक है, चलिए और कुछ रोचक चीजें जानते हैं। हमने क्या जाना, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और सबसे इंपॉर्टेंट वास्तविक संख्या के बारे में हमने जाना। ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। अब कुछ चीज़ों के बारे में आते हैं और चीज़ें समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है, तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। पहला चीज़ क्या है, हम समझते हैं, मान लेते हैं कि हम एक परिमेय संख्या को, किसको, एक परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ते हैं। क्या करते हैं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में अगर जोड़ेंगे तो जो चीज़ योगफल हमें प्राप्त होगा, क्या वो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। इस बात पे अगर हम बात करें तो अगर 2 परिमेय संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस अध्याय में ये सारी चीज़ें काम में आने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वहाँ पे मैं हिंट दूंगा आपको कि ये होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों का आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या को हम क्यों लिखते हैं और एक परिमेय संख्या को उसमें से घटाते हैं कि ये संख्या बड़ी होगी या ये संख्या बड़ी होगी। कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है, यहाँ पे हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई बड़ी कोई छोटी हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो घटाने के बाद क्या आएगा, घटाने के बाद भी जो संख्या आएगी वो भी परिमेय संख्या आएगी। इसी प्रकार से एक परिमेय संख्या में हम एक परिमेय संख्या से जब गुणा करेंगे तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा ये भी परिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में जब भाग देंगे तो इसका क्या आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। या तो ये परिमेय होगा या अपरिभाषित होगा। क्या होगा, इसको लिखते हैं अपरिभाषित। आप क्यों कह रहे हैं कि ये अपरिभाषित होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आपको ये पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है, और शून्य भी उसमें आता है, तो शून्य एक परिमेय संख्या होगा। शून्य एक परिमेय संख्या हो गया, और कोई दूसरा एक हम परिमेय संख्या मान लेते हैं शून्य के अलावा। शून्य के अलावा हम मान लेते हैं 3 ले लेते हैं या 1/2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अब हम क्या करते हैं, शून्य में 3 से भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य में हम किसी संख्या से भाग देंगे तो शून्य के बराबर आएगा। अगर ये शून्य के बराबर आ रहा है यानी कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा पहला बात सत्य होगा कि ये परिमेय संख्या होगा। अब दूसरी बात पे करते हैं, अगर हम 3 में शून्य से भाग दे दें, यानी कि हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से ही भाग दे रहे हैं, ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो नीचे वाला परिमेय संख्या होगी, यानी हर वाला परिमेय संख्या होगा, ये दूसरी परिमेय संख्या, ये शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर 1/2 में हम शून्य से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 1/2 गुणे 1/0, इस प्रकार से हम लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित संख्या में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, परिमेय होगा, वास्तविक होगा, कुछ भी होगा, वो अपरिभाषित ही होगा। क्या होगा, अनडिफाइन होगा। इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी अगर हम परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो शून्य नहीं होना चाहिए, ये वाला शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को समझ गए, ये हमारा पहला महत्वपूर्ण चीज हो गया। अब दूसरा चीज समझते हैं। दूसरा चीज क्या है कि यदि हम एक परिमेय संख्या में क्या करते हैं, परिमेय संख्या में हम एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, यानी इसको हम QC से निरूपित कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या को हम QC से निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे हम QC से निरूपित कर रहे हैं। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। इसी प्रकार से हम कह दें कि एक अपरिमेय संख्या में एक हम परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, ये दोनों बातें एक ही हुई, तो ये क्या आएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही आएगा।
ठीक इसी प्रकार से एक अपरिमेय संख्या में से, क्या यहाँ पे अपरिमेय होगा, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या में से अगर हम एक परिमेय संख्या को घटा रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई कि एक परिमेय में से अपरिमेय को घटाना, एक अपरिमेय में से परिमेय को घटाना, दोनों अलग चीजें हो गई। तो ये भी क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसी प्रकार से एक हम परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का हम गुणा करेंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसी प्रकार से जब भाग देंगे एक परिमेय संख्या में, भाग देंगे एक अपरिमेय संख्या से, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। इसके अलावा भी कई प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकते हैं, जो भी उठेंगे प्रश्न आप कमेंट में डालिएगा, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं कि एक अपरिमेय संख्या को, अगर मैं एक अपरिमेय संख्या को QC से निरूपित करते हैं, अपरिमेय संख्या को ध्यान रखिए, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, अगर एक अपरिमेय संख्या में हम अगर जोड़ें तो ये क्या आएगा, ये इंटरेस्टिंग चीज है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये परिमेय कैसे हो सकता है। अभी हमने पीछे देखा कि अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय होगा, या घटाएंगे तो भी वो अपरिमेय होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक अपरिमेय संख्या क्या है, 2 माइनस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है भाई, अभी हमने देखा कि 2 एक परिमेय संख्या है, उसमें से हम घटा रहे हैं एक रूट 3 को। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब दूसरा चीज लें तो 2 प्लस का रूट 3, यानी कि एक परिमेय संख्या में हम एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो इन दोनों चीजों को हम जोड़ लेते हैं। हम यहाँ पे प्लस 2 प्लस रूट का 3 करते हैं, तो अब ये क्या बन गया, माइनस रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। और 4 क्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या भी हो सकता है। इसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये चीजें मिटा देते हैं, 2 माइनस का रूट 3 ही होता, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 रूट 3, 2 रूट 3 और 4 माइनस 2 रूट 3, ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे ये सारी चीजें नहीं जानते हैं और यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे तो इसका महत्व हमको समझ में आएगा कि परिमेय संख्याओं का योगफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का ये फलाना डिगामा, जो भी चीज़ हम समझ रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार से एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो ये भी क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं उन बच्चों को बता दूं कि यहाँ पे ये संकेत है अपरिमेय संख्याओं का, QC, परिमेय संख्या का संकेत Q है। ठीक है, फिर हम समझते हैं कि यदि एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से हम गुणा करें तो इसका मान क्या आएगा। अगर हम एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो ये भी परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस चीज को ध्यान देते हैं। रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसी की गुणा हम इसी संख्या से कर देते हैं, रूट 2 से कर देते हैं। तो रूट 2 गुणे रूट 2, रूट का 4 हो जाएगा। रूट 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि हम इसको 2 लिख सकते हैं। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय हो गया पहला चीज। इसी प्रकार से अगर इसी की गुणा हम रूट 2 की गुणा रूट 3 से करते हैं, यानी दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये क्या बन जाता, रूट का 6 बन जाता। रूट 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसी प्रकार से 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होगा, यह भी परिमेय हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको समझ पा रहे हैं, और नहीं तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत ही बताऊंगा, चिंता मत दीजिए। प्रत्येक बच्चे को समझाने का टारगेट है मेरा, मैं हर किसी को समझाऊंगा। कैसे होता है, क्यों होता है, इन सारे सवालों को मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई। अगर यहां तक आप वीडियो देखते हुए आ चुके हैं तो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और अपना राय कमेंट में दीजिए। इस वीडियो में हमने कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या का भूमिका बनाया है कि इस अध्याय में हम किस प्रकार से और क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आगे अन्य चीज़ें भी आने वाली है, उसे भी समझेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। हम फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।